हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक की क्लास चलती रहेगी। और देखिए, जब एग्जाम तक आप लोग इन क्लास को ले लोगे और जो चीज आपको कंसेप्ट भी पढ़ा रहा हूं, चीजें समझा रहा हूं, आपको ऐसा फील हो जाएगा कि सीटेट में इस बार 120-30 से तो नीचे लाना ही नहीं इसको। ठीक है, पास होने की तो छोड़ दो, आप लोग खुद फील करने लग जाओगे जब आप लोग इन क्लास को डेली लेते रहोगे। और ऐसी में सभी सब्जेक्ट की चला रहा हूं आप लोगों के लिए क्लास। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। और वीडियो के एंड में मुझे अपना स्कोर बताना कि आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है, ताकि पता लग सके आपकी कितनी तैयारी हो रखी है। ठीक, चलिए देखते सामने आपकी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किस अवधि के दौरान जो विचार होते हैं यानी जो थॉट होते हैं वो अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। ये आपको बताना है। बेसिकली आपका विकास से लिया हुआ चैप्टर है। जो विकास यानी डेवलपमेंट होता है, उसकी जो स्टेजेज होती है, अवस्थाएं होती है, सहसवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, आपकी जो स्टेजेज होती है उसमें से लिया हुआ है ये आपका क्वेश्चन। ठीक, 1 नंबर का स्टेज में से आपका पूछा जाता है। तो जो हमारे विचार है, जो हम थॉट रहते हैं हमारे माइंड के अंदर, वो अमूर्त और आदर्शवादी किस अवस्था के अंदर हो जाते हैं। देखिए, इन्फेंसी, जिसमें बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक का होता है, तो इसमें बच्चों का विचार से तो कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, चाइल्डहुड के अंदर भी नहीं होता, चाहे चाइल्डहुड के कोई सी भी स्टेज हो आपकी। चाइल्डहुड के बारे में मैंने आपको क्लास फर्स्ट में डिटेल में समझा दिया था। अब बचता आपका अडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में जो बच्चे के विचार होते हैं वो अमूर्त भी हो जाते हैं और आदर्शवादी हो जाते हैं। लेकिन जो चाइल्डहुड स्टेज होती है उसमें बच्चे के विचार मूर्त होते हैं। ठीक है, उसमें मूर्त होते हैं। और अडोलसेंस में आती, किशोरावस्था में ये आती, बच्चे के विचार आपके अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं। देखिए, इसको ध्यान से समझना। किशोरावस्था की अवधि होती है जब बच्चा 13 साल से लेके 18 साल तक का होता है। ये होता है आपका किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड होता है। अब 13 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे से आप पूछे कि भाई आपको फ्यूचर के अंदर क्या काम करना है, ठीक है, उसके थॉट को जानिए, तो बच्चा बता देगा मुझे फ्यूचर के अंदर टीचर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे वाला काम करना है। तो जो उसके विचारों के अंदर जो चिंतन मिलेगा वो अमूर्त चिंतन आपको देखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा? अमूर्त चिंतन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसको आदर्शवादी स्टेज भी कहा जाता है, आदर्श की अवस्था भी कहा जाता है। इसी के अंदर सबसे बच्चा आदर करता है अपने पेरेंट्स का, अपने जो एल्डर होते हैं उनका। वरना इनसे पहली वाली स्टेज के अंदर अपने दादा दादी या पापा को भी थप्पड़ मार देता है। ठीक है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं रहती कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो इसलिए इसको आदर्शों की भी अवस्था कहा गया है। जो किशोरावस्था है इसको आदर्शों की भी अवस्था कहा जाता है। इसी अवस्था को, जो आपकी किशोरावस्था होती है, इसको आंधी तूफान की भी अवस्था कहा है। जितनी भी आंधी तूफान होते हैं या जो भी संघर्ष होता है बच्चे का, ठीक, वो सब इसी अवस्था के अंदर आते हैं। आप लोग, हम लोग इस अवस्था से गुजर चुके हैं। तो जो आंधी तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा था? ये कहा था आपके स्टैनले हॉल ने, ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक, स्टैनले हॉल ने ये वाला आपका स्टेटमेंट दिया था। उसके अलावा जीवन का सबसे कठिन काल इसको कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल, तो जीवन का जो सबसे कठिन काल कहा जाता है वो आपका कहा जाता है किशोरावस्था को कहा जाता है। ठीक, ये कहा था आपके किलपैट्रिक ने, ये कहा था आपके किलपैट्रिक ने। ठीक, उसके अलावा आगे देखिए और पॉइंट, इसके अंदर क्या होता है? किशोरावस्था के अंदर विषमलिंगी आकर्षण स्टार्ट हो जाता है। विषमलिंगी आकर्षण, विषमलिंगी आकर्षण मतलब लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है और लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है। या इसी का एक और दूसरा नाम है जो एग्जाम में आया था, कि इसी अवस्था के अंदर बच्चों में हार्मोन में चेंज होना शुरू हो जाता है। जो हार्मोन होते हैं उनमें चेंज होना, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है इसी अवस्था के अंदर। इसी के अवस्था के अंदर हीरो वर्शिप यानी कि वीर पूजा की भावना देखने को मिलती है। वीर पूजा की भावना, हीरो वर्शिप, यानी जो बच्चा होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी को अपना आइडियल मानकर उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। जैसे लड़कियां होती है वो कैटरीना कैफ को मानती है, इसके जैसा बन जाऊंगी हम। ठीक, लड़के होते हैं वो कोई सलमान खान को मानता है, कोई भगत सिंह को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई किसी और को मानता है। मतलब कोई ना कोई रोल मॉडल उनके लिए रहता है जिसको फॉलो करते हैं। तो हीरो वर्शिप की जो भावना होती है वो आपकी किशोरावस्था के अंदर होती है, जब बच्चा 13 साल से 18 साल तक का होता है। इसी अवस्था को आपकी गोल्डन एज भी कहा जाता है, सुनहरी अवस्था, आपको इसी अवस्था को कहा जाता है। उसके अलावा सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा जाता था, खासकर जब ऑफलाइन पेपर होता था, कि जो बच्चा होता है वो उसके पीयर ग्रुप होते हैं, यानी जो उसका समवयस्क समूह होता है, जो उसके दोस्त यार होते हैं, लोंडे लफाड़े होते हैं, उन समवयस्क समूह का एक्टिव मेंबर कब से बन जाता है, सक्रिय सदस्य कब बन जाता है।
तो वो भी बन जाता है एडोलसेंस में, यानी किशोरावस्था के अंदर। आपने देखा होगा हम लोग भी अपने दोस्त यार रहते थे, उन्हीं के साथ घूमने फिरने जाते थे, ठीक है, उन्हीं के साथ सब चीज करते थे, तो सक्रिय रूप से सदस्य बन जाते थे। चाइल्डहुड में हमारे दोस्त यार बन गए, ठीक है, इतना काफी, स्कूल तक सीमित है, लेकिन उसके बाद हम उनके साथ बाहर भी जा रहे हैं, पार्क में भी जा रहे हैं, कहीं और हर जगह जा रहे हैं। तो समवयस्क समूह का एक्टिव मेंबर जो बच्चा बनता है वो आपका किशोरावस्था के अंदर बनता है। तो जितने भी मैंने पॉइंट आपको किशोरावस्था से संबंधित लिखे हैं, ये सभी वो पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो सभी के ऊपर नजर डाल लेना, मेरे ख्याल से कोई पॉइंट अब आपका ऐसा नहीं बचेगा जो आपका एग्जाम में छूट जाए। ठीक, तो आपकी क्या हो गई, ये किशोरावस्था यहां पर खत्म हो गई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने क्या आया हुआ है जी। गुड इवनिंग सभी को। पीयर ग्रुप बोलते हैं उसके, पीयर नहीं, पीयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि विकास की दिशा यानी जो डेवलपमेंट का डायरेक्शन होता है और जो सीक्वेंस होता है यानी क्रम होता है वो हर बच्चे के लिए समान होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, हर किसी का विकास एक जैसा होता है, आपका भी मेरा भी, हर किसी का एक जैसे विकास हुआ है, चाहे शारीरिक विकास हो मानसिक विकास हो, ठीक है। हालांकि एनवायरनमेंट का फर्क बैठता है, अगर एनवायरनमेंट सही मिल जाए तो विकास थोड़ा आपका चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन विकास होता सभी का एक जैसे ही है, चाहे दुनिया में कोई भी हो। लेकिन बच्चा अपनी गति से विकसित होता है, यह बिल्कुल सही बात है। तो यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? बहुत बार आता है आपके सीटेट के एग्जाम में 1 नंबर का सिद्धांत। तो बहुत सारे सिद्धांत इसके दिए हुए नोट्स में जाके देख लेना, वरना एक वीडियो भी मैं बनाकर डालूंगा, तो उनके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर कह रहा है कि विकास होता तो सब में एक जैसा है, लेकिन ये बच्चे की जो अपनी गति होती है उससे विकसित होता है। ठीक है, हर बच्चे की अपनी स्पीड से विकास होता है। जैसे मैं हूं तो मैंने बढ़िया डाइट लेता हूं, बढ़िया जिम मारता हूं, तो मेरा शारीरिक विकास बहुत बढ़िया होगा। अगर कोई नहीं मारेगा तो उसका नहीं होगा। तो मैं अपनी गति से, अपनी स्पीड से मेरा विकास हो रहा है। ठीक, तो अब मुझे बताना है कि ये किस सिद्धांत को दर्शाता है। पहला है आपका डिसकंटिन्यूटी, इसके ऊपर लगाओ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे पहले जो सीटेट का एग्जाम ऑफलाइन आता था, तो विकास के सिद्धांत जब भी पूछे जाते थे तो ये भाई साहब कभी देखने को नहीं मिले। लेकिन इस बार जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, तो वहां पर डिसकंटिन्यूटी काफी देखने को मिला। अब डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं है, एक तो होता है कंटिन्यूटी, एक हो गया डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है जब विकास होता है बच्चे का, चाहे किसी का भी विकास होता है, यानी जो विकास की प्रक्रिया होती है, तो विकास की प्रक्रिया के दौरान कई सारे कंसेप्ट बच्चे के माइंड में आते हैं। ठीक है, कई सारे विचार बच्चे के माइंड में आते हैं जो दुनिया के बारे में एडजस्टमेंट करने में उसको हेल्प करते हैं, दुनिया को समझने में उसकी हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है, ठीक है, शारीरिक विकास को मान लेते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट को मान लेते हैं। तो शारीरिक विकास की बच्चे की प्रक्रिया हो रही है, तो उसके माइंड में कुछ कंसेप्ट आएंगे, यार अगर मैंने अपनी बॉडी अच्छी कर ली या मैंने दौड़ अपनी अच्छी लगा ली तो मैं फ्यूचर में जाकर बहुत बड़ा एथलीट बन जाऊंगा। तो दुनिया में समझने, दुनिया के कंसेप्ट को समझने में, दुनिया में एडजस्टमेंट करने के लिए तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट विकसित होते हैं। विकास की प्रक्रिया के दौरान ही होता है, आपका डिसकंटिन्यूटी होता है। ठीक है, इस बार ये आपका आया था तो मैंने बता दिया। उसके होता है आपका लीनियरिटी, रेखिकता। देखिए ये गलत है आपका, विकास कभी भी एक रेखा में नहीं होता। क्या विकास ऐसा होता है कि एक ही स्पीड से जा रहा है? नहीं, विकास कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम, कभी उससे भी कम हो जाएगा। तो विकास ऐसे चलता रहता है, विकास कम ज्यादा चलता रहता है, उतार चढ़ाव विकास के अंदर आते रहते हैं। ठीक है, जो हमारे दिल की धड़कन है वो भी एक लाइन में नहीं चलती, एक लाइन में चलेगी तो समझ लो डेड, वो भी ऊपर नीचे चलती रहती है। तो उसी तरीके से विकास भी होता है। एक रूपता है, यूनिफॉर्मिटी, इसको समझना ध्यान से। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि यहां पर एक रूपता देखने को मिलती है विकास के अंदर। वो कैसे? देखिए कोई भी जो जाति रहती है, ठीक, चाहे आदमी की हो, जानवर की हो, पशु पक्षियों की हो, तो उनका जो विकास हो रहा है उसके अंदर समानता देखने को मिलती है, सेम यूनिफॉर्म देखने को मिलती है। यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस वाली नहीं, इसको समझना। जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य का बच्चा है, ठीक है, एक आपका मनुष्य का बच्चा है, ठीक, और एक आपका शेर का बच्चा, एक आपका शेर का बच्चा। अब देखिए, अब जो मनुष्य का बच्चा है, चाहे वो इंडिया का हो, अमेरिका का हो, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं का भी हो, तो जैसा बच्चा मनुष्य जाति का होता है तो सेम उसी पैटर्न का हर जगह देखने को मिलेगा। बस काला गोरा हो सकता है, थोड़ा बहुत वेट में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वही 2 आंखें मिलेगी, 2 हाथ मिलेंगे, 2 पैर मिलेंगे, 2 कान साइड में मिलेंगे। तो एक सेम यूनिफॉर्म को, पैटर्न को फॉलो करती है, यानी एक रूपता पाई जाती है हर जाति के अंदर। शेर का बच्चा हर जगह एक जैसे मिलेगा, ये नहीं है इंडिया के अंदर शेर का बच्चा अलग है या अमेरिका के अंदर जाके चेंज हो जाएगा, नहीं। तो ये होता है आपका विकास का एक रूपता का सिद्धांत। ठीक है, जब एक रूप देखने को मिलता है हर जाति के अंदर। उसके बाद बचा आपका पृथकता, आंसर ये सही हो जाएगा।
देखिए इसने कहा है विकास की दिशा और क्रम तो हर बच्चे के लिए समान है, लेकिन बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। तो यहां पर पृथकता को बता रहा है, बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बता रहा है कि हर बच्चे अपनी स्पीड से, अगर बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए तो बच्चा जल्दी उसका विकास अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर विकास के अंदर पृथकता मिल रही है, इंडिविजुअलिटी मिल रही है यहां पर। तो आंसर आपका जो सही हो जाएगा, फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो विकास के मैंने सिद्धांत बताए, जो आपको 4 सिद्धांत बताए, हालांकि इनके अलावा और भी सिद्धांत है, उनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, वरना आप लोग नोट्स के अंदर देख सकते हो। ये क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगले क्वेश्चन आ गया आपके प्याजे साहब। देखते प्याजे साहब क्या कहते हुए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चा संरक्षण यानी जो कंजर्वेशन होता है, जो कंजर्वेशन होता है उसको किस अवस्था में कर पाते हैं। अब देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। इसमें इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। अब इसने पूछ लिया कंजर्वेशन यानी जो संरक्षण होता है वो किस अवस्था में बच्चा कर पाता है। संरक्षण का मैंने क्या बताया था? जीन पियाजे की मैंने वीडियो यूट्यूब पर डाली हुई है, बिल्कुल नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसको जाकर देख लेना। ठीक है, क्योंकि एक तरफ मैं आपको टॉपिक भी करा रहा हूं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी चीज के साइज में या शेप में चेंज कर दे, लेकिन उसकी क्वांटिटी को यानी उसकी मात्रा को सेम रखे, तो बच्चा इन चीजों में अंतर नहीं कर पाता। तो बच्चा जो इन चीजों में अंतर नहीं कर पाता वही होता है आपका संरक्षण। वो कैसे? देखिए एग्जांपल से समझना। मान लीजिए बच्चों को आपको जूस देना है, तो आपने एक तो गिलास ले लिया बड़ा सा, ये ले लिया आपने गिलास बड़ा सा, ठीक है, और एक कटोरी ले ली ऐसे चौड़ी सी, ये कटोरी ले ली। ठीक, अब दोनों के अंदर सेम जूस है, दोनों के अंदर सेम जूस है, लेकिन जो बच्चा पकड़ेगा, बच्चा सबसे पहले पकड़ेगा बड़े वाले गिलास को। आप बच्चों को बड़ा गिलास दे दो, एक छोटी सी कटोरी दे दो, और बड़े गिलास में जूस दे दो, और यहां तक आएगा जैसे वो मान लो, और छोटी कटोरी में भी सेम जूस है, लेकिन बच्चा बड़े वाले को पहले पकड़ेगा। आप लोगों ने भी ऐसा क्या होगा, जैसे हमारे घर के अंदर हमारे पापा कुछ सामान लेके आते थे, ठीक है, आपके घर में भी लाते थे, तो पहले नजर पड़ जाती थी कि कौन सा दिखने में हैवी लग रहा है। ठीक है, हालांकि मिलता चारों को बराबर था, जैसे हम 4 बहन भाई है, मिलता बराबर था, लेकिन नजर रहती थी जो सबसे ज्यादा दिखने में होता था। ठीक है, तो क्या हो रहा है, साइज और शेप में अगर चेंज कर दे लेकिन क्वांटिटी सेम रहे, तो बच्चा अगर इस कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहा तो आपका संरक्षण होता है। तो जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा, ध्यान से सुनना, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा संरक्षण नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही बच्चा कॉन्क्रीट स्टेज में पहुंचता है, कॉन्क्रीट होती है आपकी जब बच्चा 7 साल से लेकर 11 साल तक का होता है, प्री ऑपरेशनल होती है 2 साल से लेकर 7 साल तक की। जैसे बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचता है तो संरक्षण यानी कंजर्वेशन का कंसेप्ट उसको करना आ जाता है। अब बच्चा समझ चुका है, अब उसका पागल नहीं बना सकते कि क्या बात कर रहे हो मम्मी, दोनों में बराबर ही तो है, कोई सा भी लाके दे दो मुझे। ठीक है, तो ये होता है आपका कंजर्वेशन का कंसेप्ट, जो बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर समझ जाता है। बेसिकली जितने भी कंसेप्ट होते हैं, चाहे आपका संरक्षण का हुआ, सीरिएशन का हुआ, एनिमिज्म का आपका हुआ, ठीक है, पलटावी का गुण हुआ, तो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में तो बच्चा इनको समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा पहुंचता है तो ये सभी गुण बच्चे को आ जाते हैं, सभी कंसेप्ट बच्चों को आ जाते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, बताओ कौन कौन ऐसे टूटता था भुक्कड़ों की तरह, ठीक है, जब घर के अंदर कोई चीज आती थी और ज्यादा बड़ी चीज जो दिखती थी उसके ऊपर टूटते थे। तो क्या करें, ये नेचुरली है, मतलब जो हमें चीज देखने को मिली, तो ये जैसे संरक्षण का मैंने बताया था, तो सेम हर किसी ने अपने घर परिवार के अंदर ये किया हुआ है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय एनसीएफ 2005 निम्न में से किस पर महत्व देता है, किसके महत्व पर बल देती है। देखिए एनसीएफ 2005 की भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, उसको बड़ा डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने एनसीएफ 2005 पढ़ लिया तो एनसीएफ से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन कर दोगे। एनसीएफ अगर आपने कर लिया तो पेडागोजी लगभग आपकी सोल्व हो जाएगी। तो एनसीएफ की वीडियो जाकर आप लोग देख लेना। तो एनसीएफ किसके महत्व पर बल देता है उसको हम देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया है सक्रिय जुड़ाव और बातचीत का। जब मैंने आपको एनसीएफ 2005 पढ़ाया था 2-3 दिन पहले ही, तो सबसे महत्वपूर्ण वर्ड बताया था एक्टिव, कि एक्टिव वर्ड को आपको ध्यान रखना है कि बच्चा जो भी चीज सीखेगा वो एक्टिव पार्टिसिपेशन से सीखेगा। किसी भी चीज को सीखने के लिए बच्चे का एक्टिव होना जरूरी है। लर्निंग के लिए जो पहली चीज होती है वो होती है एक्टिव होती है। अगर आप लोग यहां पर सीख रहे हो, अगर एक्टिव हो आप तो सीख जाओगे, वरना नहीं सीखोगे। सेम उसी तरीके से बच्चा का भी होता है। तो एनसीएफ कहता है कि बच्चा या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को एक्टिव होना जरूरी है, ना कि पैसिव। ठीक है,
तो सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, बातचीत के माध्यम से भी आपस में इंटरेक्ट करके भी सीखता है। उसके अलावा देखिए दूसरा वेदन और बार बार अभ्यास। मैंने बताया था जो यांत्रिकता है या बार बार जो रिपीटेशन होता है उसको एनसेप कभी बढ़ावा नहीं देता, तो ये तो गलत हो गया। सामग्री को रट कर याद करने पे, रटना क्या है, नेगेटिव वर्ड है, रटने को कोई भी महत्व नहीं देता, ठीक है, सबने नकारा हुआ है रटने को, इनफैक्ट सीबीएसई वालों ने नकारा हुआ है, इन्होंने कह दिया अब जो पेपर आएगा वो आपका रटन प्रणाली पर नहीं आएगा, अब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्वेश्चन बनेंगे। तो जो एनसेप 2005 ने अपने 5 सिद्धांत दिए उसमें से एक सिद्धांत ये भी है कि बच्चों को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, ठीक है, तो ये भी आपका होने चला। उत्तेजन प्रक्रिया संग तो कुछ है ही नहीं, तो आंसर आपका पहला ही सही हो जाएगा। इस वर्ड को देखना, एक्टिव यानी कि सक्रिय, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। कैरोल गिलिगन, ये नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया। देखिए कोलबर्ग ने दिया था मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसमें इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में बताया था और उसके अलावा उनकी स्टेजेस बताई थी। लेकिन इस सिद्धांत की क्या करी थी, इसको क्रिटिसाइज किया, आलोचना करी। आलोचना करने वाली कौन थी, वो थी कैरोल गिलिगन थी, जिन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना करी थी। अब देखिए जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं कि हर किसी मनोवैज्ञानिक की आलोचना जरूर हुई है, चाहे किसी दूसरे मनोवैज्ञानिक ने करी हो या किसी और ने करी हो। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने बताया था नैतिकता क्या होती है, जो सही और गलत के बारे में हमें बताती है, ठीक है। तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, तो लॉरेंस कोलबर्ग ने जितने भी एक्सपेरिमेंट करे वो ज्यादातर मेल यानी पुरुषों के ऊपर करे। जैसा आपने एक स्टोरी सुनी होगी नैतिक विकास सिद्धांत के अंदर, हिंज की स्टोरी, जिसमें हिंज की वाइफ जो होती है बीमार पड़ जाती है, फिर हिंज जो होता है एक दवाई रहती है वो सिर्फ एक आदमी के पास होती है, तो हिंज जाके चोरी करके वो दवाई ले आता है और अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। तो फिर उन्होंने बच्चों से पूछा हिंज ने सही करा या गलत करा, तो बच्चों ने कुछ ने कहा सही करा, कुछ ने कहा गलत करा। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट लॉरेंस कोलबर्ग साहब ने करे, तो उन एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा जो पुरुष वर्ग है, जो मेल वर्ग है, उनको प्राथमिकता दी, फीमेल को प्राथमिकता इन्होंने नहीं दी, ठीक है। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप लोग, कैरोल जो आपकी कैरोल गिलिगन थी, सॉरी, ठीक है, तो इसने कहा कि भाई पुरुषों में सोचने की अलग क्षमता है, पुरुषों के सोचने का तरीका अलग है, महिलाओं के सोचने का तरीका अलग है। बिल्कुल सही बात है, मान भी सकते हैं, महिला अलग तरीके से सोचती है, पुरुष अलग तरीके से सोचता है। इन्होंने कहा जितने भी एक्सपेरिमेंट आपने मेल पर यानी पुरुषों पर किए हैं, अगर वही एक्सपेरिमेंट सिर्फ सेम फीमेल पर होते तो शायद आपको कुछ और रिजल्ट देखने को मिलता, लेकिन कोलबर्ग साहब आपने तो पुरुषों पर कर दिए, ठीक है, यानी आपके सिद्धांत में जेंडर वाइज यहां पर सेम देखने को मिल रहा है। तो यानी जो पहली आलोचना हुई थी वो इतिहास इनके ऊपर जेंडर बाइज से, कि आपके सिद्धांत में जेंडर बाइज देखने को मिल रहा है, यानी आपने सिर्फ महिलाओं को तवज्जो नहीं दी, सिर्फ पुरुष वर्ग को तवज्जो दो। तो पहला जो आलोचना हुई थी वो जेंडर बाइज देखने को मिली थी। दूसरा मिली थी कल्चर से, इन्होंने कहा अगर कल्चर अच्छा दिया जाए तो इसका रिजल्ट कुछ हो रहा था। तो दूसरी आलोचना हुई थी कल्चर से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये सिद्धांत की आलोचना करी थी, किन्होंने करी थी, कैरोल गिलिगन ने करी थी। अब इन्होंने तर्क दिया कि जो पुरुषों की जो नैतिकता होती है उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, इसमें यही आंसर पूछा है, और स्त्रियों की नैतिकता का बेस क्या होता है। देखिए इन्होंने कहा जो पुरुषों की नैतिकता होती है उसका बेस होता है जस्टिस यानी कि न्याय, और जो स्त्रियों की नैतिकता होती है उसका आधार होता है देखभाल होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा घर के अंदर चोरी कर ली, उसने पैसों की चोरी कर ली, तो जो मेल वर्ग है, जो बच्चे का पिताजी है, वो क्या काम करेगा, वो बच्चों को या तो तोड़ेगा बढ़िया तरीके से, तूने चोरी कर ली, या उसको डांट धमका देगा, मतलब उसको पनिशमेंट देगा, ठीक। लेकिन दूसरी तरफ जो महिला होगी, जो बच्चे की माँ होगी, वो क्या कहेगी, अजी क्यों मार रहे हो मेरे बच्चे को, ठीक है कोई बात नहीं, चोरी कर ली, सारा कुछ इसी का तो है, कहां लेकर जाओगे, ठीक है। तो वो यहां पर कहीं ना कहीं केयर पर्सपेक्टिव से सोचेगी। जब पुरुष वर्ग सोचेगा वो जस्टिस से, न्याय से सोचेगा, महिला सोचेगी केयर पर्सपेक्टिव से सोचेगी। ध्यान से सुनना, खासकर पेपर 2 के अंदर बहुत ही क्वेश्चन आता है। तो दोनों के अंदर क्या देखने को मिला, डिफरेंस देखने को मिला कि मेल सोचता है वो न्यायिक दृष्टिकोण से देखता है और महिलाएं देखभाल के दृष्टिकोण से देखती है। तो ये आलोचना करी थी कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की, ठीक है। एक आलोचना मैं भी इनकी कर रहा हूं, कैरोल गिलिगन की, आप लोग मेरे साथ रहना। जब हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे और चीटिंग करते थे, ठीक है, सभी ने करी है, आपने भी करी है, मैंने भी करी है। जब चीटिंग करते थे, पकड़े जाते थे, तो जो महिलाएं होती थी मैडम,
उन्होंने कभी भी कॉपी वापस नहीं दी, सीधा प्रिंसिपल के पास ले गई। लेकिन पुरुष वर्ग क्या होता था, 2-3 थप्पड़ मारने के बाद कॉपी वापस देता था। ठीक है, तो पुरुष वर्ग कहीं ना कहीं सॉफ्ट रहता था। तो ये आलोचनाएं चलती रहती है, हर कोई किसी ना किसी की करता रहता है। ठीक, तो आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आंसर इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।